नमस्कार दोस्तों, आज एनएससी की इंटरेस्ट को लेकर के ऐसी बात हम आपको बताएंगे जिस पर आपको यकीन आना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, यह भी हो सकता है कि आपने और मैंने दोनों ने एक ही दिन एक ही समय सेम अमाउंट का एनएससी परचेज किया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और हम दोनों की इनकम भी, टोटल इनकम जो सालाना है वो भी सेम है। लेकिन इसके बावजूद आपने एनएससी पर हजारों रुपए टैक्स दिया और मैंने एनएससी के ऊपर 1 रुपया भी टैक्स का नहीं दिया। जी हां, यह भी हो सकता है। एनएससी बेसिकली एक ही तरह के होते हैं। एनएससी तो एनएससी है, एनएससी के इंटरेस्ट आता है, लेकिन किसी के लिए वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है और किसी के लिए वो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। क्यों ऐसा होता है, किस कारण से आप उस पर टैक्स भरते हैं और मैं नहीं भरता हूं, आज की वीडियो में ये बात मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 3 तरह के ऐसे ऑडियंस हैं जो इस वीडियो को यहां बीच में छोड़कर जा सकते हैं। पहले वो जो ओल्ड टैक्स सिस्टम के साथ आगे रिटर्न्स फाइल करने वाले हैं और उनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए एनएससी हर हाल में टैक्स फ्री ही रहेगा क्योंकि उनकी टोटल इनकम ही 5 लाख रुपए से कम है। दूसरी वो ऑडियंस इस वीडियो को यहां छोड़ सकती हैं जो नए टैक्स सिस्टम के अंदर रिटर्न्स फाइल करने वाले हैं और उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से कम है। उनके लिए भी एनएससी टोटली टैक्स फ्री है, वो इस वीडियो को यहां छोड़ सकते हैं, उनके लिए वीडियो आगे काम की नहीं है। तीसरी कैटेगरी वो जो लोग आगे न्यू टैक्स सिस्टम के साथ रिटर्न्स भरने वाले हैं और उनकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप भी यहां इस वीडियो को छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके लिए हर हाल में एनएससी टैक्सेबल ही रहेगा। अगर इन तीनों कैटेगरीज को छोड़कर यानी कि ओल्ड टैक्स सिस्टम्स के साथ आप रिटर्न्स आगे फाइल करेंगे और आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आज आपको पूरा देखना चाहिए। अगर स्किप किया तो नुकसान आपका होगा। हमारा तो टैक्स फ्री आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन आपको जो टैक्स पड़ रहा है वो आगे आप वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो जरूर आज सेव कर पाएंगे। वीडियो में कैलकुलेशंस आपको आसानी से समझ में आए इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि एनएससी 2023 के अंदर आपने परचेज किए। उसे और भी आसान बनाने के लिए हम मानकर चलते हैं कि एनएससी आपने अप्रैल महीने में परचेज किया, यानी अप्रैल 2023 में परचेज किए। और हालांकि अप्रैल में इस समय रेट 7.70% चल रहा है, लेकिन हम आसानी से, क्योंकि कैलकुलेशन आपके समझ में आ सके, इसलिए मानकर चलेंगे कि इंटरेस्ट रेट है 7%। क्योंकि ये सब जो हम फिगर्स एज्यूम कर रहे हैं ये लगातार बदलती रहती हैं। सिर्फ एक आसान भाषा में आसान कैलकुलेशन के साथ समझ पाने के लिए ऐसे एज्यूम करेंगे। अप्रैल 2023 इन्वेस्टमेंट का साल है और महीना है और आपने 7% इंटरेस्ट रेट पर एनएससी परचेज किए हैं। तो किन सिचुएशंस में आपके लिए एनएससी टैक्सेबल होगा और किन सिचुएशंस में एनएससी टैक्सेबल नहीं होगा। 3 सिचुएशंस तो पहले छोड़ ही देना आप। अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स सिस्टम में 5 लाख से कम है, न्यू में 7 लाख से कम है और अगर 7 लाख से ज्यादा और आप नए टैक्स सिस्टम के साथ जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट में। अब आपके सामने यहां वीडियो पर कुछ फिगर्स आएंगे, उसे बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करना कि कैसे हमने आपको कैलकुलेशंस में समझाया है कि आपके लिए टैक्सेबल इंटरेस्ट एनएससी का कब है और कब नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि एनएससी की इन्वेस्टमेंट पर आपको एटीसी का डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन जो आप एनएससी से लेते हैं वो बाकी सभी एटीसी की स्कीम से डिफरेंट है। एटीसी का डिडक्शन तो आपको पीपीएफ में भी मिलता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी मिलता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलता है, बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस जो आप पे कर रही हैं उस पर भी मिलता है और बहुत सारी जगह मिल जाता है। लेकिन एनएससी का जो आपको एटीसी का रिबेट मिलता है वो कुछ अलग है। अलग इस तरह से है कि पीपीएफ और सुकन्या का ब्याज तो टैक्स फ्री है, उसकी इन्वेस्टमेंट, ब्याज, मैच्योरिटी सब कुछ टैक्स फ्री है, ये हम सब जानते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इन्वेस्टमेंट अमाउंट एटीसी एलिजिबल होती है, लेकिन जो उस पर ब्याज आता है उसमें आपको एटीसी की कोई छूट नहीं मिलती। ब्याज आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एनएससी की इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी एटीसी एलिजिबल होती है और इसमें से मिलने वाला ब्याज भी एटीसी एलिजिबल होता है, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि वो ब्याज एटीसी एलिजिबल तब होगा जब पहले 4 साल पे आया होगा। 5वें साल का ब्याज एटीसी एलिजिबल नहीं होता। वो क्यों होता है 4 साल का ब्याज एटीसी एलिजिबल? क्योंकि ये माना जाता है
कि आपने पहले साल का ब्याज री इन्वेस्ट किया एनएससी में ही दूसरे साल, जो कि एटीसी एलिजिबल स्कीम है, तीसरे साल फिर री इन्वेस्ट किया एनएससी में ही क्योंकि वो एनएससी एटीसी एलिजिबल स्कीम है। तो ये सब एनएससी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन और किसी स्कीम के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो आज के वीडियो का मेन टारगेट ये है कि एनएससी का पहले 4 साल का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, लेकिन उसके साथ 2 शर्तें जुड़ी हुई हैं। 5वें साल के ब्याज पर तो आपको टैक्स देना ही देना है, लेकिन यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि उनके AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में एनएससी का जो इंटरेस्ट शो हो रहा है वो पूरे 5 साल का टोटल इंटरेस्ट शो हो रहा है। जिन्होंने 5वें साल के बाद एनएससी मैच्योर भी कर लिए, 5 साल का पूरा ब्याज, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, वो गलत है। आप सिर्फ जो अपने 5वें साल का ब्याज है उसी के ऊपर टैक्स दीजिए। पहले 4 साल के इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देने की, पीछे दिया है नहीं दिया है कोई मतलब नहीं है, लेकिन टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आप ध्यान से देखिए। जैसा कि हमने अभी एज्यूम किया है कि अप्रैल 2023 में आपने एनएससी परचेज किए हैं, वो अमाउंट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के एनएससी हैं, 7% हमने एज्यूम्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, तो इस पूरे साल का आपका इंटरेस्ट बन गया 7,000 रुपये। तो अब यहाँ पर एटीसी एलिजिबिलिटी आपकी क्या बनती है? 1 लाख रुपए तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट एटीसी के लिए एलिजिबल हो गया और 7,000 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट जो एनएससी से आया, यानी टोटल आप एटीसी के अंतर्गत 1,07,000 रुपये की छूट इससे ले सकते हैं। दूसरे साल में एनएससी का आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन उस पर जो ब्याज आया वो आया 7490 रुपये, दूसरे साल का इंटरेस्ट। तो एटीसी के लिए ये 7490 रुपये भी एलिजिबल है। तीसरे साल में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं किया, इंटरेस्ट आया 8,014, तो 8,014 ये आपका एटीसी एलिजिबल है। इसी तरह से चौथे साल में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, 8,575 रुपये इंटरेस्ट आया, 8,575 इंटरेस्ट अमाउंट जो आपका है वो एटीसी एलिजिबल है। 5वें साल में इन्वेस्टमेंट एनएससी के अंदर कोई नहीं किया आपने और ब्याज आया आपको 9176, लेकिन ये 9176 क्योंकि आपने कहीं भी री इन्वेस्ट नहीं किया है। पहले 4 सालों का ब्याज आपका री इन्वेस्टेड था, हर साल वो एनएससी में दोबारा इन्वेस्ट हो रहा था, इसलिए वो एटीसी एलिजिबल था। लेकिन 5वें साल का ब्याज क्योंकि आपने ले लिया है अब सारे बाकी ब्याज के साथ, तो केवल और केवल 5वें साल में जितना ब्याज मिला है वो आपके टोटल इनकम में ऐड होकर उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप बात करते हैं उस शर्त की जिसका हमने अभी जिक्र किया था। मान लीजिए कि तीसरे साल में, एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तीसरे साल में जो आपका ब्याज था 8,014 रुपये, ये एटीसी के लिए एलिजिबल है। आप 8,014 सेक्शन एटीसी के अंतर्गत अपने टोटल इनकम में से घटाकर बाकी बची इनकम पर टैक्स दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने इस साल के अंदर किसी भी पीपीएफ के अंदर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर, सीनियर सिटीजन स्कीम में, ट्यूशन फीस वगैरह में या और एनएससी ही परचेज किए हों, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इन सभी स्कीम्स में, एटीसी एलिजिबल किसी भी स्कीम में आपने और इन्वेस्ट किया है और वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 1.5 लाख रुपए है, तो ये 8,014 रुपये जो एनएससी से आपको ब्याज मिला, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैसे, इस बात को भी डिटेल में समझ लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है। अब मान लीजिए कि आप कि टोटल इनकम, चाहे वो बिजनेस से है, सैलरी से है, इंटरेस्ट इनकम है, कुछ भी है, टोटल इनकम आपकी 8 लाख रुपए की है एक फाइनेंशियल ईयर में, और पीपीएफ के अंदर आपने 1.5 लाख रुपया इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन्वेस्ट किया है, और एनएससी का ब्याज जो तीसरे साल का ब्याज हमने अभी आपको बताया 8,014 रुपये आया है। तो टोटल इनकम तो आपकी इस साल की हुई 8 लाख रुपए बिजनेस और सैलरी वगैरह की, और एनएससी की इनकम मिलाकर 8,08,014 रुपये आपकी टोटल इनकम बनी। अब एटीसी की मैक्सिमम आप जो छूट ले सकते हैं वो ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए की, तो 1.5 लाख ऑलरेडी आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसलिए बाकी बची 6,58,014 रुपये पर आपको टैक्स देना होगा। यहीं अगर आपने पीपीएफ के अंदर मान लीजिए 10,000 रुपये कम इन्वेस्ट किया होता, 1,40,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए होते, तो आपकी जो टोटल एटीसी की रिबेट आपको मिल सकती थी वो थी 1,48,014 रुपये, जो कि एनएससी के इंटरेस्ट को मिलाकर बनी है, और इस तरह से एनएससी का इंटरेस्ट आपका टोटली टैक्स फ्री हो जाता। कहने का भाव ये है कि अगर आप एटीसी की लिमिट पूरी कंज्यूम कर चुके हैं किसी भी स्कीम से हो, चाहे वो एनएससी से ही क्यों ना हो, अगर एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की लिमिट आप दावा कर रहे हैं कि ये मैं यहाँ पर छूट लेने वाला हूँ, तो
एनएससी से जो आपको ब्याज आ रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज पर योर टोटल टैक्स ब्रैकेट। उम्मीद है कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और मैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कोई भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिफरेंट मूड्स के साथ बने रहिए। धन्यवाद।